हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग ऑपरेशन का एक चैप्टर है हायर परचेज, किराया क्रय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि मीनिंग ऑफ हायर परचेज, फिर डेफिनेशन ऑफ हायर परचेज, फीचर्स ऑफ हायर परचेज, लीज फाइनेंसिंग वर्सेस हायर परचेज फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड हायर परचेज एग्रीमेंट, आरबीआई गाइडलाइंस फॉर हायर परचेज, एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज फाइनेंसिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज फाइनेंसिंग। फिर कहता है प्रॉब्लम ऑफ हायर परचेजिंग कंपनीज इन इंडिया, कि जो हमारा इंडिया है इसमें जो हायर परचेजेस कंपनियां हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ हायर परचेज करते हैं। हायर परचेज होता क्या है? हायर परचेज क्या है कि एक सिस्टम है, एक पद्धति है जिससे हम क्या करते हैं, माल जो कोई गुड्स है उसको खरीदते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या है, इजीली कोई गुड्स है उसको परचेज कर सकते हैं। अब हमने कोई गुड्स परचेज की तो उसकी पेमेंट है वो क्या है, हम इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो हायर परचेज में क्या होगा कि जो उसकी पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करेंगे ना, तो वो जो हमें इंस्टॉलमेंट बना के देंगे भी, आपको इतने टाइम पीरियड में इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो वो पहले से ही क्या करेंगे, उसमें अपना इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब जितना कैश प्राइस होगा, कैश प्राइस क्या है, मतलब अब हम गुड्स है वो खरीद रहे हैं कैश देकर, कितने जो कैश है हम देकर कितने में हमें वो वस्तु मिलेगी। ठीक है, वो हो गया कैश प्राइस। और हायर परचेज प्राइस क्या हो गया, क्या कैश प्राइस में जो इंटरेस्ट है उसको भी ऐड करके हायर परचेज प्राइस निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बुक में मीनिंग करते हैं इसका। किराया क्रय पद्धति माल की खरीद और बिक्री की एक विशेष पद्धति है। किराया क्रय माल बेचने का एक अनूठा तरीका है जिसमें क्रेता को विभिन्न आवधिक किस्तों में सहमत राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यह एक तरह का किस्त ऋण है। ठीक है, यही बात है कि हम क्या है, जो गुड्स है उसकी पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। ठीक है, आगे देखो पढ़ते हैं। किराया क्रय वित्त पोषण में क्रेता तुरंत माल के कब्जे को प्राप्त करता है और किस्त में कुल क्रय माल का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। क्या कहता है कि हायर परचेज सिस्टम में क्रेता है, मतलब जो माल खरीद रहा है, बायर है, वो जैसे हमने कोई गुड्स खरीदी, ठीक है, तो उस पर हमें पोजेशन उसी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, पोजेशन क्या है, जब हमने उस गुड्स को परचेज की उसी टाइम हमें पोजेशन मिल गया उसका। ठीक है, और जो इसकी ओनरशिप है गुड्स की वो कब मिलेगी, जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी, फाइनल इंस्टॉलमेंट हम पे कर देंगे, तब क्या है, जो सेलर है हमें क्या कर देगा, उस गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो यानी फाइनल जो इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट के बाद हमें गुड्स की ओनरशिप मिलती है। फिर कहता है प्रत्येक किस्त को माल के किराए के रूप में माना जाता है, मतलब जो जैसे जो किस्त आएगी, इंस्टॉलमेंट आएगी, उसको क्या करेंगे हम ये समझे कि ये कि जो गुड्स है उसका किराया है ये। ठीक है, जब तक कि अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया जाता उस समय स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास चला जाता है। कि जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं होगा, इसका ओनरशिप है इसकी किसके पास रहेगी, विक्रेता के पास। और जब क्या है, फाइनल जो इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट होते ही जो ओनरशिप है वो क्या है, विक्रेता से क्रेता के पास चली जाएगी। यदि क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान में कोई चूक करता है तो विक्रेता को क्रेता से माल वापस लेने का अधिकार होगा और पहले से प्राप्त राशि को किराए के रूप में मानते हुए जब्त कर लेगा। ये क्या कहता है कि अगर जैसे आपने 5 इंस्टॉलमेंट में कोई गुड्स परचेज की, तो आपने क्या किया, 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 4th नहीं कर पाए आप। ठीक है, 4th आप पेमेंट नहीं किया अपने टाइम पे, तो जो सेलर है वो क्या करेगा, जो हमने जो गुड्स है उसकी जो जितनी इंस्टॉलमेंट दे दी ना, उसको वो खुद जब्त कर लेगा और हमसे क्या है, माल वापस ले लेगा। ठीक है, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर पाते
तो विक्रेता को क्या अधिकार है कि वो माल है वो वापस ले लेगा, अपनी गुड्स वापस ले लेगा। और जो हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे की है, मतलब जितना भी हमने पे किया है उसे क्या करेगा, वो किराए के रूप में अपने पास रख लेगा, ठीक है, उस पैसे को। फिर कहता है तुरंत यदि क्रेता नियत तारीखों पर भी सभी किस्तों का भुगतान कर रहा है तो विक्रेता को क्रेता से माल या मशीनरी वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम क्या है टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो ये विक्रेता को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमसे माल वापस ले ले। इसलिए यह पद्धति क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए फायदेमंद है। क्रेता को इस पद्धति के तहत किस्तों में कुल राशि का भुगतान करने की सुविधा मिलती है और विक्रेता इस पद्धति के तहत अधिक माल बेचने में सक्षम होता है जिसका मूल्य किस्तों में प्राप्त करता है। और यदि क्रेता किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करता तो विक्रेता को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में माल वापस लेने का अधिकार होता है, ठीक है। ये क्या कहता है, वही बात है, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है कि विक्रेता के पास ये अधिकार है कि अगर हम उसकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करते वो हमसे गुड्स वापस ले लेगा। और क्या कर सकता है, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। कैसे है, क्योंकि विक्रेता को तो ये है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी उसकी, ठीक है। और क्रेता को क्या होगा कि उसे ना एकदम से ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो धीरे धीरे क्या करेगा, पैसे देता जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्या है, इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। इसकी 5 डेफिनेशन दी हुई है, आप 2 कर लेना, 2 मैक्सिमम है, ठीक है, 2 कर लेना, 3 कर लेना, मैं आपको 5 की 5 करवा रही हूँ। फर्स्ट कहता है किराया क्रय अधिनियम 1972 के अनुसार, ठीक है, दी हायर परचेज एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, किराया क्रय समझौते से अभिप्राय एक ऐसे समझौते से है जिसके अंतर्गत माल किराए पर दिया जाता है, जिसके तहत किराया क्रय क्रेता कौन होता है, जो मतलब हायर परचेज सिस्टम से जो गुड्स परचेज कर रहा है, हायर को समझौते की शर्तों के अनुसार क्रय करने का विकल्प होता है। समझौते के अंतर्गत माल के स्वामी द्वारा एक व्यक्ति को इस शर्त पर माल का अधिकार सुपुर्द किया जाता है कि वह व्यक्ति तय राशि का सामयिक किस्तों में भुगतान करेगा, ठीक है। वही बात जो मैंने मीनिंग में बताई है कि एक ऐसा समझौता है, इसके अंदर जो माल है वो क्या है, किराए पर दिया जाता है एक तरह से। इसमें क्या होगा कि जो क्रेता है वो जो इस एग्रीमेंट की जो भी शर्त है, जो भी, ठीक है, शर्तों पर वो क्या करेगा, माल को परचेज करेगा। और फिर समझौते के अंतर्गत क्या होगा, माल के स्वामी द्वारा एक व्यक्ति को, जो माल का अभी तक स्वामी कौन है, स्वामी तब किसके पास है, विक्रेता के पास है ना। जब वो फाइनल पेमेंट कर देगा इंस्टॉलमेंट की, तब क्या होगा, जो विक्रेता से क्रेता के पास क्या है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर कहता है कि इस शर्त पर माल का अधिकार दिया जाता है कि वह व्यक्ति जो पेमेंट हमने डिसाइड की है, हायर परचेज जो पेमेंट है उसको क्या है वो कर देगा, पेमेंट पूरी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन कहता है J.R. बाटली बॉय के अनुसार किराया क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को वितरित किया जाता है जो समान सामयिक किस्तों द्वारा स्वामी को भुगतान के लिए सहमत होता है। कि इसमें क्या होगा, हायर परचेज सिस्टम में गुड्स है वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो समान सामयिक किस्तों में क्या है, स्वामी को भुगतान करने के लिए सहमत होता है। जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर दिया जाए ऐसी किस्तें वस्तु का किराया समझी जाती है। अंतिम किस्त का भुगतान होने पर वस्तु का स्वामित्व क्रेता को मिल जाता है, ठीक है, वही बात बोली है। नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन है, पिकल्स के अनुसार किराया क्रय पद्धति से आशय उस पद्धति से है जिसमें संपत्ति को किस्तों के भुगतान द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। इस दौरान संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है। अंतिम भुगतान से पहले के भुगतान को पूर्ण रूप से किराए की तरह माना जाता है
और क्रेता को संपत्ति का स्वामी तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करता और अनुबंध में दी गई कुछ अन्य शर्तों को पूरा नहीं करता। ठीक है, बात वही है, सेम बात है, पर सभी ने अपने अपने वर्ड्स में बताई है। ठीक है, नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन है? काटलर के अनुसार किराया क्रय वित्त पोषण एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत माल की कीमत सामयिक किस्तों द्वारा माल को क्रय करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है। इस दौरान किए गए प्रत्येक भुगतान को किराया माना जाता है और माल का स्वामित्व क्रेता को तभी मिलता है जब उसके द्वारा सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है। यही बात बोली है कि ओनरशिप उसे कब मिलेगी? जब वो फाइनल पेमेंट कर देगा इंस्टॉलमेंट की। लास्ट कहता है जे स्टेफन्स के अनुसार किराया क्रय व्यापार का एक रूप है जिसमें माल पर ग्रहणाधिकारी की सुरक्षा पर ग्राहक को ऋण दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है, सभी ने अपने अपने वर्ड्स में दी हुई है। नेक्स्ट क्या कहता है? फीचर्स ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज के फीचर्स करते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? एग्रीमेंट, पोसेशन ऑफ मशीनरी, मोड ऑफ पेमेंट, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, हायर चेंज, बायर ऑप्शन, राइट टू रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं? फीचर्स हैं। अभी हम इनको फीचर्स को करते हैं। सबसे पहला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? किराया क्रय पद्धति के तहत विक्रेता और क्रेता के बीच एक समझौता होता है। क्या है? हायर परचेज सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है? जो बायर और सेलर है उन दोनों के बीच एग्रीमेंट ही तो होता है एक। सेकंड है पोसेशन ऑफ मशीनरी, कि माल और मशीनरी है उस पर कब्जा है विक्रेता से क्रेता को समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद मिल जाता है। मतलब कि हम जब गुड्स क्या परचेज कर रहे हैं, हमने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, तभी हमें क्या है? पोसेशन मिल जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होती है? किराया क्रय वित्त पोषण के अंतर्गत खरीदार समय अवधि में किस्तों का भुगतान करेगा। हायर परचेज सिस्टम है ही क्या? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्या है? कब मिलती है ओनरशिप? संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता के पास रहेगा और अंतिम किस्त के भुगतान के बाद क्या होगा? क्रेता को हस्तांतरित होगा। ओनरशिप कब मिलेगी? फाइनल पेमेंट के बाद। हायर चार्ज क्या है? अंतिम किस्त का भुगतान होने तक प्रत्येक किस्त को किराया प्रभार के रूप में माना जाता है। फिर नेक्स्ट कहता है क्रेता का विकल्प यानी बायर्स ऑप्शन क्या है? क्रेता के पास विक्रेता को संपत्ति वापस करने का विकल्प होता है और वह बाकी किस्तों का भुगतान नहीं करके समझौते को समाप्त कर सकता है। कि क्रेता के पास ये अधिकार है कि वो विक्रेता को संपत्ति वापस कर देगा और जो बाकी की किस्त है उसका भुगतान नहीं करेगा और समझौते को, एग्रीमेंट को वहीं फिनिश कर देगा। फिर कहता है वापस लेने का अधिकार। विक्रेता को वापस लेने का अधिकार क्या होगा? कि अगर क्रेता है पेमेंट नहीं कर रहा इंस्टॉलमेंट की, तो विक्रेता क्या अपने गुड्स को वापस ले लेगा। विक्रेता को किराया क्रय पर बेची गई संपत्ति को वापस लेने का अधिकार है और किसी भी किस्त के भुगतान में कोई चूक होने पर पहले से भुगतान के रूप में या किस्त के रूप में प्राप्त राशि को जब्त कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दिया, 4th की नहीं कर पाए, तो मतलब कि आप अब 4th की नहीं कर पाए ना, तो वो जो आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे की है वो 3 को अपने पास जब्त कर लेगा। वो क्या समझ के कि ये क्या है, मुझे गुड्स का क्या मिला है? किराया मिला है। ठीक है, आगे कहता है टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज ट्रांजैक्शंस, कि जो हम हायर परचेज ट्रांजैक्शन करेंगे उसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाएगी। तो सबसे पहले है हायर किराया क्रेता या किराया क्रय क्रेता, यानी हायर परचेजर और हायर। वह संपत्ति का क्रेता, मतलब कि जो संपत्ति को खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? हायर परचेजर। और जो संपत्ति को बेचता है उसे क्या बोलते हैं? हायर वेंडर। कैश प्राइस क्या होता है? यह वह मूल्य है जिस पर क्रेता नकदी में संपत्ति खरीद सकता है। यह खाते की पुस्तकों में दर्ज की जाने वाली संपत्ति का मूल्य है।
कैश प्राइस क्या होगा? कैश प्राइस मतलब कि जो संपत्ति का मूल्य है, जितने में हम संपत्ति खरीद सकते हैं नकदी में, ठीक है, वो है कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या होता है? वह राशि जो वह राशि है जो किराया क्रेता द्वारा भुगतान करने के लिए किराया विक्रेता को दी जाती है। किराया क्रय मूल्य नगद राशि और बकाया राशि पर ब्याज का कुल योग है। कि जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उस टाइम हमने कुछ तो जो पेमेंट कर दी होगी कैश में, बाकी जो हम कहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, तो बाकी जो अमाउंट बच गई उस पर जो किराया प्लस, ठीक है, प्लस में जो हमने कैश दिया है, उन दोनों को मिलाकर क्या होगा? हायर परचेज प्राइस होगा। फिर कहता है डाउन पेमेंट क्या होता है? प्रारंभिक भुगतान वह मूल्य होता है जो समझौते के समय विक्रेता को किराया क्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है और यह माल पर कब्जा कर लिया जाता है। कि जो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर दिया हमने, ठीक है, एग्रीमेंट साइन करते ही हम जो पेमेंट करते हैं वो क्या है? डाउन पेमेंट है। वो पेमेंट करने के बाद ही हमें क्या है? गुड्स मिलेगी ना, गुड्स मिलेगी, फिर हम जो बाकी की अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। कुछ अमाउंट हम उसको उसी टाइम पे कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गुड्स रिस्पॉन्स्ड क्या होता है? देखो, माल वापस लेना क्या है? इसका अर्थ है कि किराया क्रेता से किराया विक्रेता द्वारा वापस ली गई संपत्ति। कि जो किराया क्रेता है वो किराया विक्रेता द्वारा वापस ली गई संपत्ति। कि जो किराया क्रेता है वो विक्रेता से जो संपत्ति लेता है, यदि वह किसी भी किस्त के भुगतान में कोई चूक करता है। कि हमने क्रेता को क्या है? गुड्स बेची थी, पर क्रेता ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं की, तो हमने उससे अपनी गुड्स वापस ले ली, वो क्या है? गुड्स रिस्पॉन्स्ड। उसके लिए जो वर्ड यूज होगा, ठीक है, माल वापस लेना हो गया ना, उसने पेमेंट नहीं की, 3 इंस्टॉलमेंट की कर दी, 4th की नहीं की, हमने अपनी गुड्स वापस ले आए, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है? यह संपत्ति खरीदने के लिए उधार ली गई धनराशि से संबंधित है। यह नगद मूल्य पर किराया क्रय मूल्य की अधिकता है, ठीक है। जैसे हम कैश प्राइस था किसी वस्तु का 20,000, ठीक है, मतलब कोई हमने गुड्स खरीदी, उसको हम कैश में खरीदते तो 20,000 था, पर हमने हायर परचेज सिस्टम से खरीदी तो हमें वो कितने की पड़ी? 25 की मान लो, ठीक है, 25 की पड़ी। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस के बीच का डिफरेंस है, वो क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? ये सुविधाजनक राशि है जिसमें किराया क्रय मूल्य विभाजित है। मतलब कि जितने की हमने गुड्स खरीदी है, ठीक है, जो हमने हायर परचेज प्राइस बनाया है जोड़ के इंटरेस्ट, उसको अपनी सुविधा के अनुसार हमने क्या कर लिया? बांट लिया, विभाजित कर लिया, वो क्या है? इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं लीज फाइनेंसिंग वर्सेस हायर परचेज फाइनेंसिंग, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओनरशिप, कि दोनों में ओनरशिप के बेस पर क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है पट्टे के वित्त पोषण के मामले में पट्टेदार संपत्ति का मालिक है, पट्टेधारी केवल पट्टे पर संपत्ति का उपयोग करता है, ठीक है। ये क्या है कि इसमें क्या होगा? जो लीजर है, पट्टेदार है, वो क्या है? संपत्ति का मालिक है, और जो पट्टेधारी है वो पट्टे पर संपत्ति का उपयोग करता है। कि मालिक कौन है? पट्टेदारी है, पर पट्टेधारी ने क्या किया है? उस संपत्ति को उपयोग करने के लिए लिया है उससे। पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व पट्टेधारी को हस्तांतरित नहीं किया जाता। मतलब क्या है इसमें? जो मालिक है वो कौन रहेगा? पट्टेदारी रहेगा। पट्टेदारी को जो इसका ओनरशिप है, जो इसकी ओनरशिप है, वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती, ठीक है। हायर परचेज में क्या होता है? इसमें होगा जो अंतिम किस्त का हम अगर पेमेंट कर देते हैं, फाइनल पेमेंट हो जाती है, फिर क्या है? पूरी संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है। मतलब कि जब जो बायर है वो फाइनल पेमेंट कर देता है फाइनल इंस्टॉलमेंट की, तो जो सेलर है वो बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। पट्टे पर देने के मामले में पट्टे पर दी गई संपत्ति का मूल्यह्रास मकान मालिक
पट्टा दाता की पुस्तकों में लिखा जाता है। मतलब ये तो क्या है, एक तरह से पट्टे पर दे रहा है, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो कौन लगाएगा, पट्टेदार ही लगाएगा, वो ही अपनी क्या है पुस्तकों में डेप्रिसिएशन को लिखेगा। नेक्स्ट है हायर परचेज में क्या होगा, लेकिन किराया क्रय के वित्त पोषण के मामले में किराया क्रेता अपने द्वारा किराए पर ली गई संपत्ति पर मूल्यह्रास पर भार लगाने का हकदार है। कि जो किराया क्रय है इसमें क्या होगा, हायर परचेज सिस्टम में जो क्रेता है, बायर है, उसने जो अपनी संपत्ति ली है, किराए पर ली गई संपत्ति पर क्या करेगा, मूल्यह्रास लगाएगा। क्योंकि उसने क्या है, संपत्ति तो उसकी, उसने तो इंस्टॉलमेंट पे ली है, वो धीरे धीरे पेमेंट करके उसकी हो जाएगी संपत्ति, तो वो क्या करेगा, अपनी पुस्तकों में क्या करेगा, संपत्ति पर ह्रास लगाएगा। नेक्स्ट कहता है धन की मात्रा, पट्टे में शामिल राशि की मात्रा बहुत अधिक होती है। कि जो पट्टे पर हम वस्तु लेते हैं उसकी जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हवाई जहाज, समुद्री जहाजों, बाहरी मशीनरियों आदि को खरीदना शामिल है। पट्टे पर हम क्या लेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी जिनकी क्या है, जो राशि है, फंड्स है, वॉल्यूम ऑफ फंड है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे कहता है इसमें पट्टे की तुलना में अधिग्रहण की लागत कम है। इसका उपयोग वाहन, कार्यालय, उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि इसमें जो ज़्यादा महंगी वस्तु आती है इसमें इससे थोड़ा कम। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा क्या है इनकी, यह आमतौर पर 100% वित्त पोषण है। इसमें पट्टेदार द्वारा किसी राशि या तत्काल नगद भुगतान की आवश्यकता नहीं है। और हायर परचेज में क्या होगा, किराया क्रेता द्वारा 22 से 25% राशि का भुगतान तत्काल अदायगी के रूप में करने की मांग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 22 से 25% उसी टाइम पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, रख रखाव लागत यानी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो किस में क्या होगी, दोनों की। तो वित्त पट्टे के मामले में पट्टे पर दी गई संपत्ति का रख रखाव पट्टेधारी की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन परिचालन पट्टे के मामले में रख रखाव के लिए पट्टेदार जिम्मेवार है। ठीक है, और हायर परचेज में क्या होगा, किराया क्रेता को स्वयं संपत्ति के रख रखाव का खर्च उठाना पड़ेगा। कि जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें जो बायर है उसको खुद ही जो रख रखाव का खर्चा होगा वो खुद ही उठाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड हायर परचेज एग्रीमेंट। कि एक वैलिड हायर परचेज एग्रीमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है संपत्ति की कीमत जिस पर समझौता आधारित है। ठीक है, किस किस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि संपत्ति की जो कीमत है जिस पर हमने एग्रीमेंट बनाया है, समझौता किया है, उसका पता होना चाहिए। प्रारंभिक भुगतान पता होना चाहिए, मतलब हमें डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी। नगद मूल्य है जिस पर संपत्ति नगद खरीद के मामले में किराया क्रेता के लिए उपलब्ध है। कि जो ठीक है कि कैश प्राइस कितना होगा। समझौता प्रारंभ की तारीख पता होनी चाहिए। किस्तों की संख्या, किराया क्रय मूल्य, प्रत्येक किस्त की राशि, किस्त के भुगतान की तारीख, किस्त के भुगतान का तरीका और संपत्ति का वर्णन। की संपत्ति कैसी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई गाइडलाइंस फॉर हायर परचेज। कि जो हायर परचेज सिस्टम है इसके लिए आरबीआई क्या कहता है, उसकी क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के मामले में बैंक किराया क्रय व्यवसाय करने के लिए सहायक कंपनियों का गठन कर सकते हैं। कि आरबीआई क्या कहता है कि बैंक है वो हायर परचेज सिस्टम है, इसको करने के लिए सहायक कंपनियां यानी सब्सिडरीज कंपनी है उनको बना सकता है, उनका गठन कर सकता है। गठित सहायक मुख्य रूप से इनमें से किसी गतिविधि और किराया क्रय व्यवसाय से जुड़ी ऐसी अन्य गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें स्वयं को सीधे ऋण देने या गतिविधियों को चलाने में नहीं लगाना चाहिए जो रिजर्व बैंक और किराया क्रय व्यवसाय के वित्त पोषण से जुड़ी अन्य कंपनियों द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। बैंक भी विभागीय रूप से किराया क्रय व्यवसाय कर सकते हैं।
इन गतिविधियों को विभागीय रूप से करने के लिए आरबीआई की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक नहीं है। हालांकि बैंकों को इन गतिविधियों की प्रकृति के बारे में आरबीआई को उन शाखाओं के नाम के साथ सूचित करना चाहिए जहां ये गतिविधियां की गई है। क्या कहता है कि जो आरबीआई है वो इस सिस्टम को कर सकता है, उसके लिए उसे सब्सिडरी कंपनी का गठन करना चाहिए और जो सब्सिडरी कंपनीज होगी उनको मुख्य रूप से किसी भी गतिविधि या किराया कर व्यवसाय से जुड़ी ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि उन्हें अगर सीधे ऋण देने या गतिविधियों को चलाने में नहीं लगना चाहिए, रिजर्व बैंक को खुद नहीं करना चाहिए। जो रिजर्व बैंक और किराया क्रय व्यवसाय के वित्त पोषण से जुड़ी अन्य कंपनियों द्वारा अनुमोदित है। बैंक भी विभागीय रूप से किराया क्रय व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, और इन गतिविधियों को विभागीय रूप से करने के लिए आरबीआई की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक नहीं है। और जो बैंकों को इन गतिविधियों की प्रकृति के बारे में आरबीआई को उन शाखाओं के नाम के साथ सूचित करना चाहिए जहां ये गतिविधियां की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बैंकों को इन गतिविधियों को विभागीय रूप से करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए, निम्नलिखित विवेकपूर्ण जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कुशल कार्मिक। ठीक है, स्किल्ड पर्सोनल क्या कहता है कि किराया क्रय जैसी गतिविधि के लिए कुशल कर्मियों और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल बैंकों की कुछ चुनिंदा शाखाओं द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं जोखिम भार यानी रिस्क वेटेज क्या है, किराया क्रय गतिविधियों को ऋणों और अग्रिमों के समान माना जाना चाहिए और तद अनुसार जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात की गणना के लिए 100% जोखिम भार दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विस्तृत दिशा निर्देश भी उनके लिए लागू हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऋण जोखिम की अधिकतम सीमा क्या होगी, किराया क्रय वित्त के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं में एकल उधारकर्ता के संबंध में ऋण जोखिम की अधिकतम सीमा बैंक की पूंजीगत निधि का 15% और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अतिरिक्त ऋण जोखिम 20% तक। उधारकर्ता समूह के लिए ऋण जोखिम की अधिकतम सीमा बैंक की पूंजी निधि का 40% और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण जोखिम 50% तक शामिल है। ठीक है, फिर क्या कहता है बैंक असाधारण परिस्थिति में अपने बोर्ड की स्वीकृति से एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह दोनों के लिए ऋण जोखिम बैंकों के उधारकर्ताओं की सहमति से पूंजीगत निधि का 5% बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, जिसका विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है के लिए बैंक के जोखिम के संबंध में मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 16A का सब पार्ट 1 में शामिल दिशा निर्देश समय समय पर संशोधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है संतुलित पोर्टफोलियो। बैंकों को किराया क्रय उपकरण पट्टे पर देने और फैक्टरिंग सेवाओं के संतुलित पोर्टफोलियो को बनाए रखना चाहिए। इन गतिविधियों में से किसी के लिए ऋण जोखिम कुल अग्रिमों का 10% नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एप्रोप्रिएट पॉलिसी कि बैंकों को बोर्ड की स्वीकृति के समय पट्टे पर देने और किराया क्रय व्यवसाय के लिए एक उपयुक्त निधि की आवश्यकता होती है और संभावित परिसंपत्ति देयता असंतुलन से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को विकसित करना होता है, जबकि बैंक इस तरह के नीति के अनुसार पट्टा वित्त की अवधि को तय करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक 19 का अनुपालन सुनिश्चित करना
चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है वित्त प्रभार, फाइनेंस चार्ज क्या होगा इसका, तो वित्त प्रभार के अवयव पट्टे पर ली गई संपत्ति पर वित्तीय आय अनुप्रयोज्य संपत्ति होने से पूर्व संग्रह के आधार पर आय लेखे में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। यदि इनका भुगतान न हो तो चालू लेखांकन अवधि के लिए पूर्णतः बदल देना चाहिए और उपलब्ध किराए जाने चाहिए। ठीक है, उपलब्ध कराए जाने चाहिए, सॉरी। फिर कहता है सहायक यानी सब्सिडरी क्या है, बैंक किराया क्रय व्यवसाय के उद्देश्य से किसी को सहायक के रूप में स्थापित कर सकता है और मौजूदा सहायक कंपनियों को इस रूप में प्रस्तुत कर सकता है। बैंक को समय समय पर इसकी सूचना आरबीआई को देनी चाहिए। जो बैंक है उसको क्या है, इन सब चीज़ों की जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट देनी चाहिए, किसको, आरबीआई को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले भुगतान में सुविधाजनक है। ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति है इसका भाई जो आम आदमी है जिसकी इनकम लिमिटेड है, कम इनकम है ना, वो क्या कर सकता है, हायर परचेज सिस्टम से गुड्स को परचेज कर सकता है और उसकी पेमेंट है जो इंस्टॉलमेंट में आराम से कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। बढ़ी हुई बिक्री, लाभ में वृद्धि, बचत को प्रोत्साहित करना, छोटे व्यवसायों की सहायता, ब्याज अर्जित करना, कम जोखिम। ठीक है, अभी इनको एक्सप्लेन करते हैं। भुगतान में सुविधाजनक, क्रेता को बहुत लाभ होता है क्योंकि उसे किस्तों में भुगतान करना होता है और सीमित आय वाले लोगों के लिए संपत्ति काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, बड़ी बिक्री, सेल कैसे इंक्रीज हो रही है, किराया क्रय पद्धति अधिक ग्राहकों को आकर्षित करती है क्योंकि भुगतान आसान किस्तों में किया जाता है और बिक्री की मात्रा को बढ़ाता है। सेल्स भी इंक्रीमेंट होती है ना इससे। और लाभ में वृद्धि कैसे है कि अगर सेल बढ़ेगी तो लाभ भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो किराया क्रय वित्त पोषण के माध्यम से बिक्री की बड़ी मात्रा विक्रेता को बढ़ा हुआ लाभ सुनिश्चित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बचत को प्रोत्साहित करना। किराया क्रय पद्धति उन विक्रेताओं के बीच अल्पव्यय को प्रोत्साहित करती है जो किस्तों के भुगतान के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाने के लिए मजबूर होते हैं। यह लोगों में बचत की आदत को विकसित करने में मदद करता है। कि क्या है कि हमने कोई गुड्स है उसको परचेज कर लिया इंस्टॉलमेंट में, तो हम क्या है, हमें ये होगा भी हमें इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है तो हमें सेविंग करनी होगी। ठीक है, तो क्या है, इससे हमें क्या है, प्रोत्साहन मिलेगा सेविंग करने के लिए। छोटे व्यवसायों की सहायता कैसे है, असिस्टेंट्स टू स्मॉल बिजनेसमैन। किराया क्रय पद्धति छोटे उद्यमियों, उत्पादकों और व्यापारियों के लिए एक आशीर्वाद है। छोटे व्यवसायी किस्त के आधार पर मशीनरी और अन्य उपकरण खरीद सकते हैं और बदले में ग्राहक से पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, अब खुद तो इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे और आगे जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनको पूरी पेमेंट, उनको पूरे जो अमाउंट में क्या करेंगे, सेल कर देंगे, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। ब्याज अर्जित करना यानी अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट में क्या कहता है, किराया विक्रेता को किस्त मिलती है। ठीक है, जो वेंडर है, हायर वेंडर है, उसको क्या है, विक्रेता को किस्त मिलती है जिससे प्रमुख मूल्य पर ब्याज शामिल होते हैं। जिसमें क्या है, जो प्रमुख मूल्य है मतलब जितने की वस्तु है उसमें प्लस उसका इंटरेस्ट होता है। ब्याज की अग्रिम गणना की जाती है, किराया क्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल किस्तों में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो किराया क्रेता है उसको जितनी राशि का भुगतान करना है उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है, ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेसर रिस्क यानी कम जोखिम होता है। यह पद्धति विक्रेता के लिए काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि वह जानता है कि यदि क्रेता किस्त का भुगतान करने में विफल रहा तो वह सामान वापस पा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज के डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले हायर प्राइस कैसे है, हायर प्राइस ऐसे अभी कैश प्राइस में हम वो वस्तु खरीदेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 20,000 की पड़ेगी, पर उसमें इंटरेस्ट लग के वो 25 की पड़ी, तो मतलब प्राइस ज़्यादा हो गया ना। आर्टिफिशियल डिमांड है, हैवी रिस्क है, डिफ़िकल्टीज इन रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट और ब्रेकअप ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो सबसे पहले है हायर प्राइस।
एक किराया क्रय से खरीदी गए सामान की उच्च कीमत चुकानी पड़ती है जिसमें लागत और ब्याज शामिल है। ब्याज की दर काफ़ी अधिक होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर्टिफिशियल डिमांड है। किराया क्रय पद्धति उत्पाद के लिए कृत्रिम मांग पैदा करती है। विक्रेता को उत्पादों को खरीदने के लिए लुभाया जाता है। कि इसमें क्या है, आर्टिफिशियल डिमांड हो जाती है। कैसे कि विक्रेता है उसको उत्पाद खरीदने के लिए लुभाया जाता है, लालच दिया जाता है। कैसे, भले ही उसे सामान खरीदने की आवश्यकता हो या आवश्यकता न हो या खर्च करने में समर्थ न हो। कि कोई व्यक्ति है उसे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है, समर्थ नहीं है वो खरीदने के लिए, तो क्या होगा कि उसे वो क्या लुभाया जाएगा, मतलब उसे लालच दिया जाएगा कि तू हम गुड्स खरीदेंगे, उसकी पेमेंट क्या इंस्टॉलमेंट में ही करनी है, धीरे धीरे कर देंगे। तो इससे क्या है, उसकी जरूरत नहीं है तो भी वो सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं इसकी धीरे धीरे पेमेंट कर दूंगा इंस्टॉलमेंट में, अब मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो वो आर्टिफिशियल डिमांड हो जाती है, कृत्रिम मांग हो जाएगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारी जोखिम। किराया विक्रेता ऐसी पद्धति के तहत भारी जोखिम उठाते हैं यदि उन्हें भुगतान न करने वाले ग्राहक से माल वापस लेने का अधिकार है। कि किराया विक्रेता है उसको क्या है, ऐसी पद्धति के जोखिम होगा कि उसे ना कोई ग्राहक भुगतान नहीं कर रहा तो उससे माल वापस लेके आना। ठीक है, तो उसके लिए जोखिम ही है। अभी अगर कोई भुगतान नहीं करेगा तो उसे फिर उससे सामान वापस लेके आएगा, उसके लिए भी तो उसे किराया देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है किस्तों में वसूली में कठिनाई। कि कोई पेमेंट नहीं कर रहा, उसको पहले फ़ोन करना, लेटर भेजना, कॉल करना, ठीक है, कितना सारा झंझट होगा। अगर फिर भी नहीं कर रहा उसके घर पे जाना, एकदम से तो गुड्स नहीं ले सकते हम, उसने नहीं कि हम उसके गुड्स उठा लाए, पहले उसे 1-2 बार वार्निंग तो देंगे। किराया विक्रेताओं को क्रेताओं से उसकी किस्त समय पर नहीं मिलती है, वे गलत क्रेताओं को चयन कर सकते हैं और उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं। उन्हें किस्तों की वसूली के लिए समय बर्बाद करना पड़ता है और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। विक्रेता और विक्रेताओं के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, वो पेमेंट नहीं करेंगे अगर इंस्टॉलमेंट की तो क्या होगा, उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। उसकी वसूली के लिए उसे उनके घर जाना या फ़ोन करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो उनका टाइम वेस्ट ही होगा और जो उसके लिए खर्च भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या है, क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच ही गंभीर विवाद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ब्रेकअप ऑफ फैमिलीज। कि यह पद्धति उन परिवारों पर एक बड़ा वित्तीय बोझ डालती है जो महंगा और शानदार सामान खरीद नहीं सकते। कि कोई लोग हैं जैसे जिनकी लिमिटेड इनकम है तो वो महंगा है, वो सामान नहीं खरीद सकते, तो वो क्या सोचेंगे कि जो हमें क्या है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी है तो हम खरीद लेते हैं सामान, वो खरीद लेंगे, फिर अगर उनकी पेमेंट नहीं होगी तो उन पे बर्डन हो जाएगा। इससे क्या है, फैमिलीज़ का ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ हायर परचेजिंग कंपनीज इन इंडिया। कि जो हायर परचेजिंग कंपनियां हैं उनको हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है उनके लिए। तो सबसे पहले अल्प लागत निधियों की कमी, शॉर्टेज ऑफ लोअर कॉस्ट फंड्स। कि भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त मानदंडों के अनुसार किराया क्रय कंपनियों में अल्प लागत निधियों की बहुत कमी है। नेक्स्ट कहता है धीमा बाजार विकास, स्लो मार्केट ग्रोथ। वैश्विक मंदी के कारण भारत में औद्योगिक विकास दर में गिरावट आई है। किराया क्रय गतिविधियों की कम वृद्धि से पट्टा बाजार को सीधे प्रभावित किया गया है। ठीक है, भागीदारियों की संख्या में कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, फ्यू नंबर ऑफ प्लेयर्स। कि कई किराया क्रय वित्त पोषण कंपनियों को गंभीर परिसंपत्ति देयता असंतुलन का सामना करना पड़ता है। यह पुनर्भुगतान संकट और दिवालियापन की ओर अग्रसर करता है। बाजार धीमा होने के साथ साथ भुगतान में चूक होने लगती है। लास्ट पॉइंट कहता है बाजार में बढ़ता रूढ़िवाद। कहता है कि अधिकांश किराया क्रय कंपनियां ऋण गतिविधियों में अधिक रूढ़िवादी बन गई हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe my channel and press the bell icon for get all the notification of my all videos. Thanks for watching.